नमस्कार दोस्तों, मैं आज संविधान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों की परिचर्चा के संदर्भ में दूसरा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भाग 6 तक के प्रावधानों का उल्लेख किया था। भारतीय संविधान के अन्य जो महत्वपूर्ण भाग है उसकी परिचर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। भाग 6 के बाद जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो है भाग 8, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या अधिकार हैं और वह किन विषयों पे किस तरह की शक्ति या पावर रखते हैं, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है और 239 डबल ए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान करता है। क्योंकि अमूमन संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली की परिचर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो अगला भाग है भाग 9, जो कि पंचायतों के बारे में बताता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक में किया गया है। पंचायतों का स्वरूप क्या होगा? पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के जो अधिकार हैं उनकी परिचर्चा इस भाग 9 में की गई है। इसके बाद जो अगला भाग है वो 9A है, जिसे बाद के वर्षों में जोड़ा गया है। असल में भाग 9A 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया है और 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया और इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक का उल्लेख मिलता है, जिसमें नगर पालिकाओं के संदर्भ में, उनके स्वरूप के संदर्भ में, उनके बनावट के संदर्भ में, उनकी शक्तियों के संदर्भ में, उनके कार्य प्रणाली के संदर्भ में जानकारी दी गई है। अर्थात 9A नगर पालिकाओं के संदर्भ में हमें जानकारी देता है। इसके तत्पश्चात 9 में एक और भाग जोड़ा गया है 9B, जिसका उल्लेख सहकारी समितियों के संदर्भ में किया गया है और 9B का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक में किया गया है। यानी सहकारी समितियों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक में किया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 10, जिसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अर्थात भारत में तमाम वो क्षेत्र जो आदिवासियों व अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिन्हित किए गए हैं, उनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में मिलता है। इसके तत्पश्चात जो अगला भाग है भाग 11, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में किया गया है। इसका विषय है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, अर्थात संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का संदर्भ कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में भारतीय संविधान का भाग 11 हमें जानकारी देता है। इसके बाद इस संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक भाग 15, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329A तक में किया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया। अर्थात भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है, चुनाव आयोग है, चुनावों की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में भारतीय संविधान के भाग 15 में उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण भाग है वो भाग 17, जिसमें राजभाषा विषय का उल्लेख है और इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद
243 से लेके 251 तक का संदर्भ दिया गया है। अर्थात राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेके 343 से लेके 351 तक का उल्लेख है। अर्थात इस दौरान भारत की राजभाषा क्या होगी, किसी राज्य की राजभाषा क्या होगी, राजभाषा के संदर्भ में तमाम प्रोत्साहन स्वरूप कार्य कौन करेगा, इस संदर्भ में हमें भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में वर्णन मिलता है। इसके तत्पश्चात जो काफी महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बारे में अक्सर प्रश्न बन जाता है कि आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वो भाग महत्वपूर्ण भाग है भाग 18। इमरजेंसी के स्वरूप को, आपातकालीन उपबंधों को उल्लेखित किया गया है भाग 18 में। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में किया गया है। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक भाग है भाग 20, जिसमें भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और भाग 20 एकमात्र अनुच्छेद के संदर्भ में बनाया गया है, और वो है अनुच्छेद 368। यानी भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 368 में किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो ये वो महत्वपूर्ण भाग थे जो भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। मैं एक बार पुनः इन भागों को आपके सामने इनको दोहरा देता हूं। एक बार आप इन्हें अपने जहन में रख लीजिएगा। भाग 1 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 2 नागरिकता विषय के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के विषय में बताता है। भाग 4 नीति के निदेशक तत्वों के बारे में बताता है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताता है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। भाग 5 संघ के बारे में बताता है। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। भाग 9 पंचायतों के बारे में बताता है। भाग 9A नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। भाग 9B सहकारी समितियों के बारे में बताता है। भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है। भाग 11 संघ तथा राज्यों के मन संबंधों को बताता है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों की चर्चा करता है। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग थे उसकी चर्चा मैंने आपसे किया। अक्सर परीक्षा उपयोगी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपसे पूछ दिया जाता है कि अमुक भाग का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, या किसी खास विषय का उल्लेख करके आपसे पूछ देगा कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, या भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है, या भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है, या आपसे सवाल यह पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि नागरिकता विषय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, या मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, या संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, या राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। दोस्तों, प्रश्न बनाने वाले के ऊपर है कि वो प्रश्न को किस स्वरूप का बनाता है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो से ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।